प्रिय स्टूडेंट, आज झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 से 2024 सेशन के लिए मॉडल सीट जारी हुआ है झारखंड बोर्ड की तरफ से। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल पत्र 2023 से 2024 की विषय रसायन शास्त्र की। तो उससे पहले से जानने से पहले हमको इस बात को पता करना होगा कि जो 2024 में जो एग्ज़ाम होगा वो कौन सी पैटर्न पर और किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यह जो देखिए यहाँ पे कक्षा 12 के लिए, ये कक्षा 12 के लिए दिखाया गया है। ये विषय आपका रसायन शास्त्र है। ये आपका समय 3 घंटा का, और ये जो पूरा टोटल नंबर मिलेगा वो आपका 70 नंबर का होने वाला है। 2024 का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पूर्ण रूप से कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का होगा। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग सामान्य निर्देश पढ़ेंगे। सामान्य निर्देश क्या कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। जो भी आप लिखेंगे वो अपने शब्दों में इसको क्या करेंगे? उत्तर देंगे। इसमें क्या है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को आपको अनिवार्य माना गया है। इसमें देखिए, रसायन शास्त्र में अर्थात केमिस्ट्री में आपको कुल 48 प्रश्न दिए जाएंगे। उस 48 प्रश्न में इसका देखेंगे कि प्रश्न 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ये प्रश्न है वह 1 से लेकर के 25 तक के जितने सारे प्रश्न होंगे वो आपका 1 मार्क्स या 1 मार्क्स का होगा। जो आपको प्रत्येक के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपका जो सही आंसर होगा उस ऑप्शन को लिख करके उसका नाम देना होगा। आगे की ओर चलते हैं। अगला है जो प्रश्न 26 से 34 तक का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जो आपका कुल इसमें से 7 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जो आपके लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका 9 क्वेश्चन 26 से लेकर के 34 में 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन को यहाँ पे हल करना है। जो आपका कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 34 जो होगा वह 1 नंबर का होगा। आगे देखते हैं, कहता कि प्रश्न संख्या 35 से 42 अर्थात कुल मिलाकर के इसमें 8 प्रश्न हुए। इस 8 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न का जवाब देना है, जो आपको 3 नंबर का होगा। यहाँ देखिए, ये आपका कितना नंबर का है? 3 नंबर का आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब आगे देखेंगे, कहता है कि प्रश्न संख्या 43 से 48 मिलाकर के आपका कुल आपको 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। इस 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन का क्या करना है? जवाब देना है। और इस 4 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका 5 नंबर का होंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जो मेरा पहला से लेकर के जो 25 तक का क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्क्स जो है वह एक नंबर का क्वेश्चन जो होगा आपका 25 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर हमारा पहला क्या आता है। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 200 मिलीलीटर जलीय विलयन में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो विलयन का मोलरता क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन है 0.5, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 10, 5 और 0.25। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात ध्यान में दें तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा पूछ रहा है, आपका मोलरता पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे आपका सबसे पहले क्या पूछ रहा है? मोलरता पूछ रहा है। तो मोलरता की सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो मोलरता के लिए सूत्र हम लोग जानते हैं कि विलय का मोल बटा में विलयन का आयतन होता है। विलय का मोल बटा में विलयन का आयतन होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमको विलयन का मोल निकालना होगा, विलय का मोल निकालना होगा। इस विलय का मोल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? भार बटा या जो भी दिया गया गिवन भार, जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में बोल सकते हैं गिवन मास बटा में परमाणु भार। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा मास या जो मेरा भार दिया हुआ है वो आपका 2 ग्राम दिया हुआ है। 2 ग्राम दिया हुआ है।
अब हमें क्या निकालना है कि NaOH का परमाणु भार निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि NaOH का जो परमाणु भार होगा, तो सबसे पहले हम परमाणु भार या उसको हम बोल सकते हैं आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं फर्स्ट ईयर क्लास में। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम सोडियम का होता है आपका परमाणु भार की अगर बात करते हैं तो इसका होता है 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार की बात करते हैं तो 16, और हाइड्रोजन के परमाणु भार की बात करते हैं तो 1 है। ठीक है, अब अगर हम इसको क्या करते हैं कि जब ऐड करते हैं 23 + 16 + 1 को, तो ये आपका आता है 40 ना। ये यू आपका क्या है, मात्रक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब अगर हम बिलियन की बात करते हैं तो बिलियन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि जो मोलरता का जो सूत्र होता है, वह आयतन जो होता है वह लीटर में आयतन होता है। किस में आयतन होता है, लीटर में आयतन होता है। तो इस लीटर में आयतन के लिए हम लोग सबसे पहले मिलीलीटर को हम लोग लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1000 से उसको भाग देंगे। तो मेरे पास 200 ml है, और उसको जब हम लीटर में बदलेंगे तो मेरे पास कुल कितने हो जाएंगे, कुल मेरे पास हो जाएंगे, देखेंगे कुल मेरे पास हो जाएंगे कि 200 बटा में 1000। जब हम इसको काटेंगे तो 00 से 00 खत्म, और 2 × 5 = 10, अर्थात 1/5 आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैठाने का काम करेंगे। अब देखेंगे भार मेरे पास दिया हुआ था 2 ग्राम। अब यहाँ पे मेरे पास मिला NaOH का जो परमाणु भार मिला वो आपका 40 मिला। अगर हम इसको काटें तो मेरे पास 20 दूना 40, 1/20 आ गया। इसलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बिलियन का आयतन लीटर में मेरे पास दिया हुआ है 1/5। अब यहाँ से हम लोग मोलरता का सूत्र पर क्या कर देंगे, इसको बैठा देंगे। मोलरता का सूत्र हमने क्या देखा कि विलय का मोल बटा में विलयन का आयतन। अब यहाँ से विलय का मोल मेरे पास निकल चुका है 1/20, और यहाँ से देख रहे हैं कि मेरे पास बिलियन का लीटर में जो आयतन मिला है वो मिला है 1/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर रख देंगे विलय का मोल 1/20 बटा बिलियन का आयतन लीटर में 1/5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भागा से हम लोग गुना में चेंज करेंगे। तो 1/20, देखिए जो ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है, और नीचे जो होता है वो ऊपर चला जाता है, 5/1। अब इसको हम लोग क्या किए, 1 से 1 खत्म। इससे अगर देखेंगे तो 5 का क्या हुआ, आपका 20 हो गया, 5 का 20 हुआ। बराबर में अगर हम काटे तो 5 का 20, 1/4। अब 1/4 इसका हम कर सकते हैं, अगर 4 को 1 से भाग देते हैं, 4 से 1 में भाग देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 0.25। ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ देखिए डी में ऑप्शन नंबर मिल रहा है 0.25। ये आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा है कि इसमें से किस पदार्थ द्वारा वाष्पीय दाब सबसे कम होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा है वाष्पीय दाब क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन मेरा क्या दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जल, एल्कोहल, ईथर, पारा। अब यहाँ देखेंगे कि अगर हम जल, एल्कोहल, ईथर, पारा की अगर बात करते हैं तो जल का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो जल का रासायनिक सूत्र मेरे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको H2O दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर एल्कोहल के रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो C2H5OH दिख रहा है। अगर हम इसकी ईथर की बात करते हैं तो C2H5O C2H5। अगर पारा की बात करते हैं तो Hg। अब आपको यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे आपको 3 चीज़ देख रहे होंगे कि जल, एल्कोहल, ईथर। सबसे पहले हम पारा की बात करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पारा की बात करते हैं। तो ये जो पारा है वो पारा की अगर बात करते हैं तो पारा आपका क्या है, धातु है। लेकिन अगर हम जल, एल्कोहल और ईथर की बात करते हैं तो ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बंध है। हाइड्रोजन बंध की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बंध से ये क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग इसका तोड़ करके बताए हैं। कहा जाता है कि Hg धातु है तथा जल, ईथर एवं एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे ये जो होंगे वह जल, ईथर एवं एल्कोहल जो होंगे वह क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के माध्यम से जिसमें हाइड्रोजन बंध बनता है, जिसमें हाइड्रोजन बंध क्या बोल सकते हैं कि जल, एल्कोहल और ईथर में जो होता है मेरा हाइड्रोजन बंध बनता है। लेकिन अगर हम पारा की बात करते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि धात्विक बंध होते हैं, क्योंकि यह पारा जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। धातु होने के कारण इस पर क्या होती है कि धात्विक बंध बनती है। अब आगे की बात करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बंध की तुलना अगर धातु की एक प्रबल बंध से जुड़ा होता है। अगर हम हाइड्रोजन बंध की तुलना धातु से करें तो धातु एक प्रबल बंध से क्या होता है, जुड़ा होता है। और यहाँ पर यह होता है कि जहाँ पर ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बंध होता है, अर्थात जहाँ पे प्रबल बंध होता है वहाँ वाष्प दाब सबसे कम होगा। जहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग अर्थात बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्रबल बंध होगा वहाँ पे उसकी जो वाष्प दाब होता है वह कम होता है। इसको देखिए नोट में हम यहाँ पे बताए हैं कि आणविक या तो आयनिक या तो किसी भी प्रकार की बंध हमारे पास उपस्थित हो तो वह बंध जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसका वाष्प दाब उतना ही क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इतना बात से आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेरा जो Hg है, Hg का जो है यहाँ पे आपका जो प्रबल बंध बना रहा है, इसलिए इसका वाष्प दाब क्या होगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि Kb का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, Kb का मात्रक जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट सही हो जाता है। Kg मोल इन्वर्स होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि Al2O3 से 1 मोल एल्यूमिनियम प्राप्त करने में कितनी मात्रा में आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, कितनी मात्रा में इसके आवेश की आवश्यकता होगी। ऑप्शन है 1 फ्राइडे, ऑप्शन है 6 फ्राइडे, 3 फ्राइडे और 2 फ्राइडे। अगर हम इसकी अवधारणा की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी अवधारणा की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इसकी अवधारणा देखें तो आपका जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है वह 1 फ्राइडे के बराबर होता है। अगर हम किसकी बात करें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो यह 1 फ्राइडे के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम Al2 की वैल्यू पर बात करें तो Al2 में आपको देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। कितने एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर हम एल्यूमिनियम से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पे आपको यह देखने के लिए मिल रहा होगा, यह देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके या एल्युमिनियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एल्युमिनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि 2 8 3, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के तत्पश्चात हमें जो इसकी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वह 3 मिलते हैं। अगर हम इसकी संयोजकता की बात करते हैं तो संयोजकता भी हमारे क्या होती है कि 3 होती है। अब ये 3 होती हैं तो एक एल्युमिनियम की क्या होती है, 3 होते हैं। इसीलिए 2 एल्युमिनियम के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों या 2 एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 एल्युमिनियम के इलेक्ट्रॉनों की जो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एल्युमिनियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बताएंगे कि 1 एल्युमिनियम के लिए आपको एक एल्युमिनियम के लिए आपको कितनी एक एल्युमिनियम के लिए कितने फ्राइडे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 फ्राइडे के लिए आपको 2 मोल एल्युमिनियम है। और उसी प्रकार से अगर हम 6 फ्राइडे के लिए अगर 2 मोल एल्युमिनियम है तो हम इसको आधा करेंगे तो आधा करने के तत्पश्चात हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3, अब इसको 2 को आधा करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा 1 मोल। अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 फ्राइडे के लिए 2 मोल एल्युमिनियम होगा और उसी प्रकार से 3 फ्राइडे के लिए आपका 1 मोल एल्युमिनियम हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इज ए करेक्ट आंसर है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसका जो 1 मोल एल्युमिनियम के लिए 1 मोल एल्युमिनियम के लिए आपको कितना फ्राइडे का आवश्यकता होगा, 3 फ्राइडे की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि विलयन की सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगा। किस विलयन की सांद्रता के लिए मोलर चालकता सबसे अधिक होगा। इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 0.004, 0.002, 0.005 और 0.001। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यह बात जानेंगे कि ये जो मोलर चालकता होती है ना, तो मोलर चालकता जो होता है, मोलर चालकता के बीच में मोलरता की क्या संबंध होती है। तो देखिए दोस्तों कि मोलर चालकता की अगर बात करते हैं तो मोलर चालकता जो होता है वह इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बोल सकते हैं मोलरता के। अर्थात हम कह सकते हैं कि मोलर चालकता अगर बढ़ती है तो हमारी मोलरता घटती है। अगर उसी प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारी मोलरता अगर बढ़ती है तो हमारी मोलर चालकता क्या होगी, घटेगी। अब अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे देखा गया कि अगर हम ऑप्शन के हिसाब से 0.001 की बात करें, 0.001 की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो है इसकी मोलरता सबसे कम है। इसकी मोलरता क्या है, सबसे कम है। किन की अपेक्षा, तो यह 0.004 की अपेक्षा, 0.002 की अपेक्षा और 0.005 की अपेक्षा जो है वह 0.001 की मोलरता जो होती है वह सबसे यहाँ पे कम है। इसलिए इसकी मोलर चालकता जो होगी वह सबसे अधिक होगी। अर्थात हम फिर कह रहे हैं कि जिसकी मोलर चालकता जो होगी वह अधिक होगी तो उसकी मोलरता जो होगी वह कम होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी मोलर चालकता जो होती है वह व्युत्क्रम होता है किसका, मोलरता का।
ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 के अगर देखें तो कहता है कि 0.1 मोलरता या हाँ बोल सकते हैं मोलरता NaCl बिलियन का विशिष्ट चालकता 1.01 गुने 10⁻⁻² ओम मीटर या ओम इन्वर्स सेंटीमीटर इन्वर्स है, तो इसका मोलर चालकता ओम मीटर इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स में क्या होगा। इसमें आपको देखिए इसमें ज्ञात करना है, जो मोलर चालकता जो है इसमें ओम इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स में ज्ञात करना है, जिसमें आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपका देखा जा रहा है कि 1.01 × 10⁻², 1.01 × 10⁻³ 1.01 × 10⁻⁴ 1.01। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले अगर हम इसकी हल की बात करते हैं तो हल आपको देखने के लिए क्या देख सकते हैं। अगर हम इसकी मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलर चालकता बराबर जो होता है वह विशिष्ट चालकता गुने 1000 बटा में मोलरता। ये सूत्र का प्रतिपादन हम लोग कर दिए हैं कि विशिष्ट चालकता गुने 1000 बटा में मोलरता। अब अगर हम देखेंगे तो इसको अगर हम प्रदर्शित करें तो मोलर चालकता को लेमडा m से प्रदर्शित करेंगे, अब विशिष्ट चालकता को k से इंटू 1000 अब मोलरता को हम लोग बड़ा M से निरूपित करते हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ के अनुसार हम लोग मेरे पास क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि 1.01 गुने 10⁻² हमारी विशिष्ट चालकता दिया हुआ था। अब इसी के हिसाब से इसका विशिष्ट चालकता हम यहाँ पे रख देंगे कि 1.01 × 10⁻² गुने 1000 बटा में 0.1। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए इसको हमने सजा दिया है कि 1.01 गुने 1000 गुने 10⁻²। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है बटा में 0.1। अब अगर हम देखें कि 1.01 गुने 1000, अगर 1.01 गुने 1000 करते हैं तो हमें मिलता है 1010, अर्थात हम बोल सकते हैं 1010 गुने, अब ये मेरे पास बच गया है 10⁻² गुने 10⁻² कर देंगे। बटा में हम यहाँ पे क्या लिखिए, जो मेरे पास बटा बचा हुआ है उस बटा को हम लोग क्या किए यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे देखने के लिए मिला कि अब हम इसको क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए हम यहाँ से इस पॉइंट को क्या करेंगे, हटाने का प्रयास करेंगे। अब जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो इस पॉइंट को हटाने के बाद जितना अंक नीचे रहता है उस हिसाब से ऊपर कितना हो जाता है, 0 बैठ जाता है पॉइंट के बाद। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक अंक के बाद पॉइंट है इसलिए हमने एक 0 एक्स्ट्रा और ऊपर बैठा दिया, तो मेरे पास हो गया 10,100 गुने 10⁻² बटा में 0.1। 1 से किसी भी संख्या में भाग दे देते हैं तो वह उसी संख्या प्राप्त होता है जिस संख्या में हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब मेरे पास ये जो बचा वह 10,100 गुने 10⁻² बचा। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10⁻² को जब हम नीचे लाते हैं तो वह जो माइनस में होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, अर्थात प्लस में हो जाता है। तो मेरे पास बचा 10,100 बटा में क्या बचा, 10⁻²। अब इस 10⁻² को हम लोग बोल सकते हैं 100 ना, क्या बोल सकते हैं, 100 बोल सकते हैं। ये 100 को हम लोग 2 0 से 2 0 काट दिए, मेरे पास बचा 101। अब इसकी जो मात्रक थी वो हमने मात्रक लिख दिया। अब इसको हमने क्या किया कि अब ऑप्शन के मिलाने के अनुसार हमने इसको क्या किया कि इसको हमने 100 से इसको हम लोग पॉइंट में बांट दिए। अगर पॉइंट में मारते हैं तो अगर हम 100 से गुना करते हैं 1.01 में तो वो भी हमको कितना मिलेगा, 101 ही मिलेगा। इसलिए हम लोग 1.01 गुने 10⁻² इसको हम इतना लिख सकते हैं, 101 को हम लोग इतना क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए मेरे पास ऑप्शन जो है यह ऑप्शन मेरे पास मिल रहा है, यह ऑप्शन कितना में मिल रहा है मेरे पास, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आप देखेंगे, ए ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिल रहा है 1.01 × 10⁻² देखेंगे, और 1 ऑप्शन में आपको यही मिला है कि 1.0 × 10⁻², 1 × 10⁻², और जो आपका मात्रक है वो मात्रक को लगा देंगे।